हेलो। तो अभी तक हमने तीन लेक्चर्स को कंप्लीट किया है, लाइक जर्नल, लेजर। देन मैंने ट्रायल बैलेंस एक्सप्लेन नहीं किया। रीजन बिहाइंड ट्रायल बैलेंस की एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, बिकॉज जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है तो करेक्ट ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी दिया रहता है। हाँ, एडजस्टमेंट में बहुत सारी चीज रहते हैं। सो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट समझने के लिए, स्पेशली कैश फ्लो स्टेटमेंट समझने के लिए कोई जरूरत नहीं है हमें एडजस्टमेंट अकाउंट को समझना। हमें सिंपल बैलेंस शीट को समझना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना होगा कि कौन सा अमाउंट कहां जाता है एंड क्यों जाता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही जानना पड़ेगा, इसके अलावा नथिंग, वी नीड नथिंग। ओके, सो हम आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप का मैं बताऊंगा पहले, देन विल शिफ्ट टुवर्ड कंपनी, जहां हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट समझना है। ओके, सो गाइस ध्यान दीजिएगा। सो हमें यह समझना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हम क्या क्या चीज बनाते हैं। सो कीप फोकस ऑन दैट। ओके, एंड अभी तक अगर वीडियो में आज नया में आए हैं तो पुराना वीडियो देखिएगा जरूर। ठीक है, जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं अपने टेक्निक से बता रहा हूं उसे। ठीक है, यूनिवर्सल टेक्निक है तो यूनिवर्सल लाइक कॉन्सेप्ट कुछ भी अलग नहीं बता रहा हूं, बट मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई विल प्रेफर कि अगर आप पुराना जितना भी वीडियो है, लाइक जर्नल का वीडियो, लेजर की वीडियो, ट्रायल बैलेंस का वीडियो, वो पूरा देख ले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आएगा। बट इफ यू नो कि क्या है ट्रेडिंग अकाउंट, क्या है लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आता है, तो आप सीधे कैश फ्लो का वीडियो देखिएगा। अगर आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता कैसे है, और अगर ये नहीं पता है तो फिर आपको सीखना पड़ेगा उसके लिए लेजर। तो लेजर अगर आता है तो ठीक है, अगर वो भी नहीं आता है तो वो भी देखिए, जर्नल नहीं आता है तो जर्नल भी देखिए। ओके, आपको जो आता है ना उसके अगले स्टेप से देखना चालू कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं हर स्टेप को अपने हिसाब से समझाया हूँ। रीजन बिहाइंड कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना था इसमें। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन देना है जहां हर चीज समझ में आए। ठीक है, इस वीडियो को इतना ज्यादा लंबा इसीलिए नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मेन मोटो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट समझना है। ओके, सो लेट्स कम टू इट कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप का बनाने के लिए पहले हमें बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बट जब हम बनाते हैं एक्चुअली में तो वहां पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह से बनाते हैं। ठीक है ना, हमारा जो फॉर्मेट होता है वो पार्टिकुलर अमाउंट, ओके ना, देन पार्टिकुलर एंड अमाउंट का फॉर्मेट होता है इस तरह से। ठीक है, और हम जैसे ही इसमें बस एक ही चीज का बाइफर्केशन होता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एक ही लेन में बनेगा, बस ग्रॉस प्रॉफिट निकलते से हम ऐसे करके यहाँ पे एक बाइफर्केशन दे देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद। एंड यहाँ पे अगर ग्रॉस लॉस आ रहा है तो टू ग्रॉस लॉस करके आगे बढ़ते हैं, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट करके आगे बढ़ते हैं। देन सो हमें जो समझना है पर्सनली वो क्या समझना है कि कौन सा आइटम कहां जाता है। तो मैंने बस इतना समझाना था कि हाँ ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट जो होता है वो एक ही में बनता है, बट येट मैं थोड़ा अलग अलग समझाऊंगा। ओके, सो इसे मिटाते हैं, अलग अलग समझते हैं, फिर जोड़ देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसे मैं मिटा रहा हूं। अगर किसी को लिखना था तो बैक करो और पॉज करो एंड देन लिख लो। ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल के आता है उस प्रॉफिट को हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर लॉस निकल के आता है तो उसको कहते हैं हम लोग ग्रॉस लॉस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल के आता है दैट इज नेट प्रॉफिट, एंड अगर लॉस निकल के आता है तो दैट इज नेट लॉस। ओके, अब होता क्या है कि हम ना मैचिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, हम लोग करते क्या है कि सारे इनकम को क्रेडिट में ऐड करते हैं, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट में ऐड करते हैं, जो डिफरेंस निकल के आता है वही एंड में प्रॉफिट निकल के आता है ना।
इसके बीच में जो गैप दिख रहा है, ओके ना, जो गैप होता है ना, वो हमारा प्रॉफिट अमाउंट निकल के आता है। डन। बट जब हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो हम उस समय ये नहीं देख रहे होते हैं, ये नहीं देख रहे होते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है। ओके, हम ये देख रहे होते हैं कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। तो अब हम समझेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी इनकम एंड एक्सपेंस जो जाता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में जितना इनकम एंड एक्सपेंसेस जाते हैं वो सारे डायरेक्ट नेचर के होते हैं। ठीक है, ये भी बताऊंगा कि डायरेक्ट नेचर क्या होता है, इनडायरेक्ट नेचर क्या होता है। ओके, एंड पीएनएल अकाउंट में जो इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे, एक भी नहीं, सारे के सारे इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। ओके, सो ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो होते क्या है? सो ऐसा एक्सपेंस लिखो एंड डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में लिखो। ऐसा एक्सपेंस, ओके ना, ऐसा एक्सपेंस जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे गुड्स पर डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है। ठीक है, ऐसा एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, लिखो नोट में। ओके ना, राइट अ नोट विथ ग्रीन पेन। चलो ग्रीन पेन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, लिखो नोट। ऑल डायरेक्ट नेचर इनकम एंड एक्सपेंसेस, है ना। मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रहा हूं ना। आर ऑल्सो एन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस। ओके, ठीक है, जितने भी डायरेक्ट इनकम एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे, एक दो नहीं, सारे के सारे, ऐसा भी नहीं कि एक दो छूट जाएगा, नो, सारे के सारे जो डायरेक्ट नेचर के होते हैं वो ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं। ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस मतलब क्या, कि उनका जरूरत है बिजनेस में, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। कोई भी ऐसा इनकम एक्सपेंसेस जिससे बिजनेस ऑपरेशन में बाधा है, प्रोडक्शन में नहीं, बिजनेस ऑपरेशन में। तो बिजनेस ऑपरेशन में जिस जिससे आता है, ऑब्वियस बात है कुछ ऐसा चीज भी होगा जिसपे प्रोडक्शन से भी, प्रोडक्शन वाले तो सारे हैं, है ना, प्रोडक्शन पे जिनका इंपैक्ट आएगा उसका इंपैक्ट बिजनेस पे तो 100% आना है। पहला बात, मतलब ऐसा कह सकते हैं जिनका जिनका इंपैक्ट प्रोडक्शन पे आएगा, है ना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे आएगा, उन सबका इंपैक्ट बिजनेस पे आ रहा है। बट कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं बट वो ऑपरेटिंग नेचर के भी होते हैं। ओके, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं बता रहा हूं फिर लिखूंगा। ओके, सो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नेचर के होते हैं, सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नेचर के होते हैं तो ऑपरेटिंग होते ही होते हैं। बट वो एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट है उसमें से कुछ एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग भी होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग भी होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि कुछ एक्सपेंसेस के होने या ना होने से बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इन द सेंस, मतलब बिजनेस चलता रहेगा कुछ समय तक तो पक्का पक्का है कि चलेगा, है ना, मतलब कि वो इनकम ना भी हो तो भी वो बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिजनेस का जो एक्चुअल धंधा है, ऐसे समझो कि नॉन ऑपरेटिंग वो एक्सपेंसेस हैं
वो इनकम है जो बिजनेस का एक्चुअल वर्क है ना, उससे किसी अलग सोर्स से पैसा आ रहा है। ग्रेट, बहुत ही अच्छा माइंड में आया है ये, आज तक मैं नहीं बताया हूं किसी को ये बात डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि मेरी माइंड में भी नहीं था ये बात, अभी जस्ट आया, ठीक है। सो ध्यान से सुनना, ओके। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने होते हैं ना, सारे एक्सपेंसेस जिनका प्रोडक्शन में पहले तो इंपैक्ट पड़ता है, चलो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं जिनका प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ता है, ओके ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले पहले पूरा नोट में लिखेंगे, है ना, पूरा एकदम राइटिंग लाइक थ्योरेटिकली लिखेंगे, देन प्रैक्टिकली भी लिखेंगे, ओके। सो ऐसा कह सकते हैं कि ऑल, एक सेकंड पेन चेंज करने दो, ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, है ना, ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस एंड इनकम, इनकम तो नहीं होता है फैक्ट्री रिलेटेड, है ना, फिर भी लिख लेते हैं ना, ओके। ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस एंड इनकम, क्यों? क्योंकि भाई अगर हम कोई चीज प्रोडक्शन करते तो मेरा कोर बिजनेस उसी प्रोडक्शन का है, और जब उसी प्रोडक्शन का है तो फैक्ट्री पर कुछ भी इंपैक्ट पड़ेगा, दैट विल इंपैक्ट ऑन माय बिजनेस डेफिनेटली। सो फैक्ट्री रिलेटेड जितने इनकम एक्सपेंसेस है ना, सारे के सारे डायरेक्ट नेचर के हैं। मतलब अगर फैक्ट्री का रेंट नहीं भरा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, फैक्ट्री मैनेजर का सैलरी नहीं दिया, प्रोडक्शन रुक जाएगा, फैक्ट्री वर्कर का वेजेस नहीं दिया, प्रोडक्शन रुक जाएगा, अगर फैक्ट्री में पावर एंड फ्यूल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, प्रोडक्शन रुक जाएगा, ओके। सो बोलोगे मशीन, मशीन इज नॉट एक्सपेंस, मशीन इज मशीन खरीदना इज नॉट एक्सपेंडिचर, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज एसेट्स बाय करना, खर्च नहीं है वो, ठीक है। तो मशीन बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वो खर्च नहीं है, है ना, वो एसेट्स में आता है, ठीक है, ओके। सो इस बात को समझना होगा कि अगर फैक्ट्री से लाइट चला गया तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, फैक्ट्री में पावर एंड फ्यूल लाइक मशीन के अंदर ऑयल वगैरह नहीं डाला गया, इलेक्ट्रिसिटी का पावर नहीं दिया गया, तो प्रोडक्शन रुक सकता है। बात समझ में आ रहा है? फैक्ट्री रेंट, ये सारे चीज जो रिलेटेड टू फैक्ट्री है, वो सब के सब डायरेक्ट नेचर के होते हैं, ओके ना, डन है। हाँ, उसके बाद प्रोडक्शन, चलो ठीक है, प्रोडक्शन तक का तो बात अलग है, फैक्ट्री गुड्स परचेज नहीं करोगे तो क्या प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। तो गुड्स परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक वगैरह सब इसी में आएगा, ठीक है। सो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस कहां जाएंगे आप? सारे के सारे फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं इसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके। देन गुड्स रिलेटेड, है ना, ऑल गुड्स रिलेटेड, ओके ना। तो गुड्स रिलेटेड में कहा जाएगा? परचेज से लेकर, है ना, परचेज से लेकर सेल तक, मतलब परचेज से लेकर सेल तक, मतलब उसमें जो परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, परचेज रिटर्न भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेट वगैरह भी आएगा, अगर गाड़ी भाड़ा वगैरह, तो गुड्स खरीद के लिए करें तो गाड़ी भाड़ा तो लगेगा ना, ठीक है, वो सारा चीज। उसके अलावा नहीं, गुड्स पे अगर डिस्काउंट मिलता है तो नहीं, वो नहीं आएगा, क्योंकि उस डिस्काउंट मिलेगा ना मिला, प्रोडक्शन थोड़ी रुके, ओके। बट अगर गाड़ी भाड़ा ही नहीं देंगे तो हमारा गुड्स पहुंच पाएगा क्या हमारे गोडाउन तक? नहीं, ठीक है। लोडिंग अनलोडिंग, हाँ, वो सारा चीज भी आएगा ना, लोडिंग अनलोडिंग सब आएगा। बट अभी ये आपको नहीं आएगा, कॉस्ट की तरफ चला जाएगा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट फिर, ओके ना। सो उतना नहीं इन्वॉल्व करते हैं इसको, ताकि वो सारा चीज, बहुत बहुत अनजान चीजों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज पेपर में नहीं आएंगे, सिंपल सा बात है, ओके ना, दैट्स व्हाई। तो हम उतना ही चीजों को लाते हैं, और सेल में से सेल रिटर्न माइनस करके जो फाइनल नेट सेल मतलब आता है ना, नेट सेल। अब क्या होगा, मान लो, हाँ, मान लो कि सेल किए, ओके ना, सेल किए, और सामने वाले को बोलते हैं कि मालिक तुम जाओ, फ्रेट मैं दे दूंगा, ठीक है ना, तुम्हारे घर तक डिलीवर करने का मेरा है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आया, क्यों? क्योंकि गुड सेल हो गया जब, तो सेल करने के बाद जो भाड़ा दे रहे हैं उसके प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, सेल रुक जाएगा तो प्रोडक्शन पे इंपैक्ट करेगा, हाँ, क्यों? क्योंकि गोडाउन भर जाएगा, तो प्रोडक्शन करिए कहां रखोगे, ठीक है। बट फ्रेट नहीं देना इज नॉट अ व्हाट, प्रोडक्शन पे इंपैक्ट वाला खर्चा, डन, क्लियर है इतना, ओके। सो अब आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, ओके। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। सो इधर आ जाएगा पर्टिकुलर
देन आएगा अमाउंट, अगेन यहाँ आएगा पार्टिकुलर, देन यहाँ आ जाएगा अमाउंट। ओके, ये आया, फिर इसको मिटा दो और यहाँ लिखो, देन यहाँ डन। सो यहाँ आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। देन आएगा यहाँ पे टू परचेज, और जो भी अमाउंट रहेगा उसको माइनस कर देंगे हम यहाँ पे, लेस परचेज रिटर्न। ओके ना, जो भी अमाउंट आएगा फाइनल अमाउंट यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पे रहेगा, डन। देन टू वेजेस, ठीक है। देन टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्यूल, है ना, फ्यूल या फिर लाइक रेंट, ओके ना। टू फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, टू फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, ठीक है ना, ये सारा चीज डन है। ओके गाइस, एक और चीज मैं बताता हूँ यहाँ पे, अगर टू वेजेस इन सैलरी है ना, वेजेस इन सैलरी, तो ये ट्रेडिंग में रहेगा, बट टू सैलरी इन वेजेस आएगा तो पी&एल अकाउंट में जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आएगा आप क्या, टू सेल्स, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, सेल्स रिटर्न। ओके, मतलब नेट सेल अमाउंट बाहर आएगा, यस नेट सेल अमाउंट बाहर आएगा। देन यहाँ पे अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टमेंट में अगर दिया रहता है क्लोजिंग स्टॉक, तो वो भी यहाँ आता है, तो बाय क्लोजिंग, एक सेकेंड, यहाँ टू नहीं होना था, बाय होना था, बाय क्लोजिंग स्टॉक, डन। ओके, और यहां जो अमाउंट निकल के आएगा गाइस, यहां जो अमाउंट निकल के आएगा, ओके ना, ओके, तो जिधर में ज्यादा रहेगा उधर का, है ना, ये क्रेडिट साइड है ना, ये डेबिट साइड है। सो जिधर का ज्यादा रहेगा, है ना, उधर का अमाउंट दोनों साइड लिखेंगे पहले, तो डेबिट साइड वाला अमाउंट अगर ज्यादा है तो डेबिट वाला अमाउंट दोनों तरफ लिख लेंगे, है ना, और क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तो क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट दोनों तरफ लिखेंगे। जो बैलेंस निकल के आएगा, आइदर डेबिट साइड क्रेडिट साइड कोई एक ही तरफ बैलेंस निकल के आएगा, अगर क्रेडिट साइड निकल के आता है तो दैट विल बी डेबिट बैलेंस, ठीक है ना। और कौन सा डेबिट बैलेंस रहेगा ना, बाय बाय ग्रॉस लॉस, है ना, ग्रॉस लॉस, ठीक है। बट अगर ग्रॉस लॉस नहीं आता है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट ज्यादा है तो डेबिट साइड में अमाउंट निकल के आएगा, ओके ना, मतलब क्रेडिट बैलेंस निकल के आएगा, ओके ना। डेबिट साइड का अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तो डेबिट साइड में ना क्रेडिट बैलेंस निकल के आता है, ठीक है। और अगर डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में डेबिट बैलेंस निकल के आता है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, डन। सो ये बात ध्यान रखने की, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जिससे बिजनेस के ऑपरेशन पे, दैट इज बिजनेस के चाल चलन पे इंपैक्ट पड़ता है, जिस भी खर्च से, वो खर्च हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाता है। और ऑपरेटिंग इनकम अगर उस लाइक कोर प्रोडक्शन से अगर आ रहा है इनकम, तो डन है। अब आते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग दोनों का इंपैक्ट पड़ता है। बट अगर हम सिर्फ ऑपरेटिंग तक का ही हिसाब किताब करें तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। जैसे मान लो हम सारा चीज ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग यूज कर रहे हैं, सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिए, सारा ऑपरेटिंग इनकम ले, तो जो प्रॉफिट निकलेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होगा ना, सिंपल सा बात समझ में आएगी। ओके, सो जैसे मान लो दो मोहल्ला है, ओके ना, एक ही गांव का दो मोहल्ला है, ओके ना, एक ही गांव का दो मोहल्ला है, तो दोनों के बीच में जो आदमी का प्लस माइनस किया जाएगा, ठीक है ना, और एंड में जो आदमी निकल के आएगा बैलेंस आदमी है ना, कि एक आदमी इधर इस मोहल्ला का एक, तो इस मोहल्ला का एक, फिर इस मोहल्ला का एक, इस मोहल्ला का एक, तो लास्ट में कुछ तो डिफरेंसेस होगा पॉपुलेशन में, तो उसी मोहल्ले के डिफरेंसेस का आएगा ना, बात समझ में आया। बट अगर हम, अब चलो हम थोड़ा समझाते हैं ऐसे, चलो समझाते हैं मस्त वाला है। जैसे मान लो ये ना एक विलेज है, ठीक है,
दो तरफ के आदमी लोग है ना, काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, ओके। एक सेकंड, ज्यादा ज्यादा वो लेंगे भी नहीं है ना, लाइक ज्यादा डेटा लेंगे भी नहीं, ओके। चलो, तो इधर कितना डॉट डाला हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस गांव का जो नाम है ना, इस गांव का नाम है मान लो ट्रेडिंग ना, डायरेक्ट गांव का नाम है। गांव का नाम क्या है, ऑपरेटिंग नाम है। इस गांव का नाम क्या है, ऑपरेटिंग, ठीक है ना। इस गांव का नाम ऑपरेटिंग, ओके। अब क्या है कि इधर देखो, इधर कितने डॉट दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। सो अब देखो, एक कैंसिल, एक एक कैंसिल करते हैं ना, सो इधर कैंसिल होता जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जो दो बैलेंस अमाउंट निकल के आया है ना, तो ये कौन से गांव के लोग हैं, ऑपरेटिंग गांव के ही लोग हैं ना। ये बात मैं कह रहा हूँ कि ऑपरेटिंग का ऑपरेटिंग से ही डिफरेंस निकालें तो ऑपरेटिंग का ही प्रॉफिट निकल के आएगा, वो मैं बात कर रहा हूँ। बट अगर दूसरे गांव के लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो दोनों गांव के लोग होते कि नहीं इसमें, ठीक है। फिर हमको सिर्फ अपने गांव के लोगों को पता करना होगा तो क्या करेंगे हम, अदर गांव के लोगों को क्या कर देंगे, जो ऐड हुए थे उनको माइनस कर देंगे, ठीक है। जो हमारे गांव के लोग कहीं और गए थे उनको अपने गांव में ऐड करेंगे उधर से हटाकर। बात समझ में आया, दैट वी विल डू, ओके। सो समझना आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे इसके अंदर, चलो लिखते हैं आइटम्स को, है ना। यहां अगेन पार्टिकुलर नहीं, एक काम हम लिखें, हाँ लिखते हैं, चलो पार्टिकुलर amount, then again particular, okay, and then amount, done है, ओके। यहां क्या आएगा, अब इधर में क्या रहेगा ना, ऊपर में जो ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, इधर आएगा 2 ग्रॉस लॉस, ओके ना। और ग्रॉस लॉस आया तो 2 ग्रॉस लॉस इधर आएगा, ठीक है, ओके। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके इधर आ जाएगा, ओके। ध्यान से सुनना, पैनिक नहीं होना, बैलेंस शीट एक बार समझ के उसको बाद आगे कैरी करेंगे, ओके। 2 ग्रॉस लॉस एंड बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। अब बताओ कि ऑफिस का रेंट, क्योंकि मेरा ऑफिस जहां है वहां पे हिसाब किताब तो होता होगा, अगर बिना हिसाब किताब का मेरा बिजनेस में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चलो प्रोडक्शन पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन तो मशीन से चलना है। फैक्ट्री में अगर सैलरी नहीं दे तो रोक देगा कि रोक दे प्रोडक्शन, रोक दे, मेरा सैलरी नहीं दे रहा है, वेजेस नहीं मिल रहा, मजदूर बोलेगा हम नहीं करेंगे प्रोडक्शन। बट अगर मान लो ऑफिस का रेंट नहीं दिलाया तो ऑफिस बंद होगा, प्रोडक्शन फैक्ट्री थोड़ी बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑफिस में हेडक्वार्टर पे अगर सैलरी नहीं दिलाता किसी को तो हेडक्वार्टर का ऑफिस बंद होगा, बिजनेस पे इंपैक्ट तो पड़ेगा, प्रोडक्शन पे फैक्ट्री पे इंपैक्ट करेगा, नहीं करेगा। दैट्स वाई तो यहाँ पे 2 सैलरी किसी का भी है ना, और एम्प्लॉय सैलरी है ना, वो आ जाएगा यहाँ पे 2 सैलरी, ठीक है। वेजेस आएगा नहीं आएगा क्योंकि फैक्ट्री में चला गया है ना। ऑफिस रेंट, 2 ऑफिस रेंट, ओके। 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल, 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा, जितने भी मेरे एसेट्स हैं उन सब पे डेप्रिसिएशन लगा। अब बोलोगे कि सर डेप्रिसिएशन लगने से प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन लगा तो क्या होगा, आज लगा ना, कल लगा ना, 2 साल 10 साल 12 साल तक लगा, 12 साल तक इंपैक्ट नहीं पड़ा ना कि मेरा मशीन 12 साल चला। बात समझ में आया, दैट्स वाई वो नहीं आएगा, ओके। जो कोर प्रोडक्शन एकदम एक्चुअली लगता ही लगता है वो है ना, तो वो शायद 2 डेप्रिसिएशन भी आता है। बट होता क्या है कि डेप्रिसिएशन लगने से कैश माइनस हुआ क्या, नहीं हुआ। मशीन खरीदने से कैश माइनस हुआ था, डेप्रिसिएशन लगने से हम एक अमाउंट क्या करेंगे, प्रॉफिट के अमाउंट में से कुछ अमाउंट को साइड कर देंगे कि ये रहना चाहिए हमारे पास। बात समझ में है, ताकि हम इन फ्यूचर जब एसेट्स खरीदना रहेगा तो हम इसी डेप्रिसिएशन से जो अमाउंट साइड बाय साइड करके रखे हैं, कुछ अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं, उसी अमाउंट से हम एसेट्स खरीदेंगे। सो डेप्रिसिएशन इसीलिए चार्ज किया जाता है कि मशीन का जो दाम होता है ना बहुत महंगा होता है, तो बिजनेस एक बार में नहीं सह पाएगा। सो बिजनेस क्या करेगा, धीरे 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 अमाउंट अलग कर पाएगा। हो सकता है कि जो अमाउंट अलग किया उसे कम दाम में उसे मशीन मिल जाए, ठीक है, या फिर थोड़ा और अमाउंट ऐड करके
उसे मशीन का दाम आ जाए, बट क्या पूरा अमाउंट एक बार में पे करने से क्या होगा, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा कि नहीं बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कैश बैलेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, बहुत भयंकर इम्पैक्ट पड़ेगा। दैट्स व्हाई अमाउंट डेप्रिसिएशन का अमाउंट थोड़ा अलग कर रहा होता है बिजनेस, तो उसको पता होता है कि एट द एंड मशीन खराब होना है। बात समझ में आया? दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन भी आता है। सो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, किसी भी एसेट्स पे, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन लोन भी आता है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब मान लो कि कंपनी डिविडेंड पे की है अगर किसी को, तो टू डिविडेंड भी आ जाएगा इधर, क्योंकि कंपनी पे कर रही है ना, डिविडेंड दे रही है, तो प्रॉफिट में से कट करके डिविडेंड देंगे, तो कैसे कैलकुलेट करें, चलो एक काम करते हैं यहाँ पे ना, है ना, ये वाला भी रहने देते हैं, है ना, यहां से रखते, ओके। सो अब मान लो यहाँ पे कंपनी किसी को लोन दी थी, है ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन से एडवांसेस होता है, उसका मतलब, है ना, उस पे इंटरेस्ट जो आएगा वो होता है बाय इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, ओके। उस पे इंटरेस्ट मिलता है, अगर कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आएगा, इन्वेस्टमेंट करने से पैसा आता है तो वो कंपनी के लिए इनकम होगा ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी पैसा आएगा। बात समझ में आ रहा है? ओके। और अगर मान लो कंपनी का एक्चुअल जो वर्क है उससे भी पैसा आएगा, है कि नहीं, वो तो सेल में आ ही गया, ठीक है। अच्छा, बाय कमीशन भी हो सकता है, कमीशन, अगर कमीशन का काम बिजनेस का तो बाय कमीशन भी हो जाएगा। अगर मान लो बिजनेस का काम ही कमीशन बेस्ड, तो बाय कमीशन इनकम होगा कंपनी का, कोई डाउट नहीं इसमें, ओके। डन है इतना, ओके ना। अब क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीजें जो ऑपरेटिंग है, बहुत सारी चीज नॉन ऑपरेटिंग, कैसे, स्टाफ सैलरी, है ना, स्टाफ लिख देते हैं, स्टाफ सैलरी इज ऑपरेटिंग, ऑफिस रेंट इज ऑपरेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ऑपरेटिंग, हाँ, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स इज एन ऑपरेटिंग, क्योंकि बिजनेस ऑपरेट होता है तभी डेप्रिसिएशन लगता है, डायरेक्ट नहीं है बट ऑपरेटिंग तो है, ठीक है, ओके। बट इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑपरेटिंग नहीं, क्यों, क्योंकि वो हर बिजनेस को नहीं लगता है। आने वाले कॉन्सेप्ट में शायद इंटरेस्ट ऑन लोन को ऑपरेटिंग में डाल दिया जाए, रीजन भी कि अब हर बिजनेस, लगभग हर अगला बिजनेस क्या कर रहा है, लोन लेके बिजनेस चला रहा है, दैट्स व्हाई इंटरेस्ट ऑन लोन कुड बी एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना, बट अभी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। अगर होगा तो कॉस्टिंग में तो पहले इन्वॉल्व हो जाएगा, ओके ना, और फिर इधर भी आएगा, ठीक है, ओके। हर बिजनेस शेयर में पैसा लगाता है क्या, नहीं ना, तो इंटरेस्ट ऑन, लाइक इधर डिविडेंड से पैसा आएगा भी, तो बाय डिविडेंड, तो यहां जो शेयर में इन्वेस्ट किए तो उससे डिविडेंड आएगा, कहीं इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट किए अदर जगह पे तो वहां इंटरेस्ट आएगा, अगर कहीं लोन दिए तो उसका। अब ये बिजनेस का काम थोड़ी है, बिजनेस का काम क्या है, आलू बेचना, तो आलू बेचने वाले बिजनेस का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बाय कमीशन, डिविडेंड, ये उस बिजनेस का इनकम होगा क्या, नहीं। मतलब क्या कि इन सब के नहीं होने से भी आलू तो बिकता रहेगा ना, बट आलू जब बिकेगा तो उसमें स्टाफ का सैलरी, है ना, ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेप्रिसिएशन एसेट्स, ये सारा चीज तो देना पड़ेगा। मतलब किसी भी बिजनेस में कुछ चीजें होती हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होती हैं, ठीक है। और फाइनली एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट, ओके ना, लायबिलिटी एंड देन एसेट्स के सारे आइटम। डन, क्लियर है? सो आ जाओ एक बार हम बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट देख लेते हैं ताकि लाइक समझ में, है ना। सो अच्छा यहां पे बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। यहां आएगा लायबिलिटी, इधर आ जाएगा एसेट्स, यहां अमाउंट आ जाएगा, यहां भी अमाउंट आएगा, एसेट्स का स्पेलिंग गलत है, छोटे, ठीक है, ओके। तो यहां क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा, ओके। उसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, है ना, ड्राइंग होगा तो वो माइनस कर देंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो वो भी माइनस होगा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ओके, अच्छा हाँ, एक और चीज गाइस, सो यहाँ पे लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह का भी इसमें हिसाब किताब सब रहेगा। ओके, लाइक इधर प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होंगे। ओके ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो वो इधर में आते हैं, ठीक है, यहां आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इधर आएंगे, है ना, अक्रूड इनकम इधर आएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो अभी हुए तो नहीं है बट पेमेंट कर दिया गया, तो वो बता वो इस साल के एक्सपेंसेस में आएगा क्या? नहीं, नेक्स्ट ईयर का पेमेंट इस साल कर दिया हूं मैं, तो वो नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में आएगा, इस साल के नहीं आएगा। तो भी ध्यान से समझना कि पेमेंट तो कैश तो चला गया ना, कैश पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है, कैश पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहां जो हम बनाते हैं ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट बनाते हैं, वो बनाते हैं हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब समझो अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अच्छा इधर डेटर आएगा, मतलब क्या, इधर ऑल एसेट्स आएंगे, है ना, ऑल एसेट्स, इधर क्या आएगा, तो ऑल लायबिलिटी। ऑल लायबिलिटी में कैपिटल वाला जो होगा ना, वो इंटरनल लायबिलिटी हो जाएगा, इंटरनल लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देन क्रेडिटर। ओके ना, क्रेडिटर, बैंक लोन, है ना, ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटी में आता है। ओके ना, एक्सटर्नल लायबिलिटी में। ओके ना, ओके, तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट होता है, ये भी समझ लो आप, ठीक है ना, कि इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, ठीक है। सो अभी मैंने सब चीज रफ स्केच से बताया मैंने, ठीक है ना, मशीन वगैरह भी आ जाएगा, मशीनरी वगैरह, है ना, वो सारा चीज भी आएगा। डन, अभी मैंने सब चीज एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन विथ रफ स्केच, ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर रफली ही जानना है। हम नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ वीडियो एंड हो रहा है, अब एंड हो रहा है, ओके ना, सो रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना, इंटरनल लायबिलिटी दैट इज कैपिटल, है ना, क्यों, क्योंकि ऑनर इज ऑल्सो एन अ क्रेडिटर फॉर अ बिजनेस, ठीक है ना, इसीलिए सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओके ना, देन सो यहां मैंने सब चीज रफ स्केच में बताया एवरीथिंग, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा एक्चुअली में कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो होगा, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम और बहुत 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 ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अभी वाला बस 2 बार इस वीडियो को देखना होगा तो 2 बार देख सकते हो, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो है ये। ओके ना, मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता 30 मिनट के आसपास का वीडियो है ना। ओके, सो बैलेंस शीट वगैरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट वगैरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बस मैंने ये बताया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है। ओके, अब कल जो जानेंगे ना उसमें ज्यादा अच्छे से सब चीज समझ में आया। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो हो सकता है कि एक से ज्यादा बने। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो हो सकता है एक से ज्यादा बने, या फिर अगर सिंगल वीडियो हो तो लंबा रहेगा, सिंपल सी बात, वीडियो लॉन्ग रहेगा। ओके, सो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, और स्टे कंसंट्रेटेड, स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड। ओके, और मैं यही कहूंगा कि देखते रहिए, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना जहां जहां शेयर करने का मन करे, है ना, लाइक ये ना कैश फ्लो स्टेटमेंट जिस सिलेबस से रिलेटेड हो सबको काम आएगा। ओके, ठीक है, बट ये बात है कि मैं ना ये वीडियो सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये वाला वीडियो मैं उन्हीं के लिए लाया हूं जिनको अकाउंटिंग में प्रॉब्लम तो है बट कैश फ्लो स्टेटमेंट समझना है, ठीक है। तो मैं सोचा कि थोड़ा बेसिक से ले चलते हैं समझाने के लिए, है ना। सो आई हैव टू लिटिल अबाउट लाइक 2 आवर्स बेसिक्स को समझाने में, एंड देन 2 आवर्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट समझा सकता हूं मैं, है ना। क्यों, क्योंकि बेसिक समझाने के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट समझाना ना बिग डील नहीं रहता। और मैं सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट समझा रहा होता तो मुझे 6-7 घंटे का वीडियो बनाना पड़ जाता, जो कि मैं नहीं चाह रहा था। ओके गाइस, सो प्लीज ट्राई कि हर चीज सही से देखें। हाँ, मैं वीडियो में बहुत ज्यादा लाइक क्लास कराते वक्त बीच में कुछ भी फालतू का एक्सप्लेन नहीं कर रहा था,
रीजन गेम मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, टॉपिक से भटकूंगा मैं, फिर चला जाऊंगा इधर उधर। ओके, सो ट्राई कि आप इस चीज को अच्छे से कैरी करें, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बताने के बाद में कैश फ्लो का क्वेश्चन पहले ज्यादा कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद बेसिक्स वगैरह का जरूरत पड़ेगा तो कराऊंगा, नहीं तो अभी सिर्फ सीएएफएम से रिलेटेड, लाइक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सीएएफएम में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड मैक्सिमम चैप्टर्स में कवर अप करने वाला हूं। ओके, सो आपका मोटिवेशन मुझे बताएगा कि और सारा वीडियो शुड आई कवर और नॉट। ओके, सो वो आप बताएंगे, ठीक है, एंड इफ यू विल से आई विल डेफिनेटली डू। हैव अ नाइस डे गाइस, यू आर गोइंग टू बी इन सीएस प्रोफेशनल दिस 25 अगस्त, मतलब दिस रिजल्ट डे, हो सकता है प्री कर दे, कौन जानता है, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।